12th प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन, ठीक है, 12th कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को हम लोग फ्लॉक्यूलेशन भी कहते हैं, फ्लॉक्यूलेशन भी कहा जाता है। कोएगुलेशन क्या होता है समझा जाए। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आमतौर पे कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। मैं लायोफोबिक कोलाइड्स की बात कर रहा हूं। मान लीजिए इसका कोर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ है। अब होता क्या है, दो कोलाइडल पार्टिकल्स इसलिए स्टेबल रहते हैं क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है और ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ये ऐसे है ना, दो कोलाइडल सोल इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे किसी कीमत पर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगर आप एक कोलाइडल सोल में, अगर आप एक कोलाइडल सोल में, ठीक है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, दो लोगों में रिपल्शन है ना, इनके बीच में रिपल्शन है, रिपल्शन है। लेकिन आप क्या करिए, इसमें ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आपने, मान लीजिए कुछ A+ और क्या B-, तो B- इस पे जाकर चिपक जाएगा अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है तो A+ आकर उस पे चिपकता, ठीक है। तो इस पे जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज इस पर चिपक जाएगा और जिससे इसका जो फिक्स्ड लेयर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फिक्स्ड लेयर क्या होता है, डिफ्यूज लेयर क्या होता है, ठीक है। तो जो इसका फिक्स्ड लेयर है वो डिस्चार्ज कर जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। और ये जो अपर लेयर है ना, फिक्स्ड लेयर है, ये डिस्चार्ज होने के बाद आप कह सकते हैं ये रिमूव हो जाएंगे। अब डिस्चार्ज हो गए तो इनके पास कोई वजह नहीं इससे चिपकने की, हट जाएगा, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होके ये बिल्कुल हट जाएंगे। और होगा क्या, ऐसे यहां से भी ये पार्टिकल्स जो है ना हट जाएंगे और जो डिफ्यूज्ड लेयर है, ठीक है, जो फिक्स्ड लेयर है, फिक्स्ड लेयर जो है वो हट जाती है, लेयर इज रिमूव्ड, ठीक है। अब फिक्स्ड लेयर जो है वो हट जाती है। फिक्स्ड लेयर के हट जाने के बाद क्या होगा, इनका जो अंदर का कोर है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो एक न्यूट्रल चीज है। और अब इनके बीच में जो पहले रिपल्शन था चार्ज के वजह से, अब वो धीरे धीरे हल्का हल्का अट्रैक्शन में बदल जाएगा और इस अट्रैक्शन को हम लोग वॉन डेर वॉल फोर्स कह सकते हैं, ठीक है, कि इनके ऊपर वॉन डेर वॉल फोर्स लगने लगेगा, है ना। और धीरे 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 जो है ऐसे कोई और पार्टिकल भी होगा इस तरह का, तो वो भी इनके साथ क्या करने लगेगा, वॉन डेर वॉल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे ये लोग। मैं आपको यहां पे बता दूं कि वॉन डेर वॉल फोर्स ना ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा होता है और हर चीज दूसरी चीज पे वॉन डेर वॉल फोर्स एक्सर्ट करती है। तो धीरे 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 ये लोग जो है वॉन डेर वॉल फोर्स के वजह से दे विल कम क्लोज एंड गेट स्टिक टू ईच अदर, गेट स्टक टू ईच अदर, दोनों चिपक जाएंगे, लोग ऐसे चिपकते जाएंगे। अब इनका डायमेंशन कोलाइडल डायमेंशन से ज्यादा हो जाएगा एंड द साइज, पार्टिकल साइज विल बिकम ग्रेटर देन, है ना, 1000 नैनोमीटर, ठीक है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा और अब ये कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाएंगे। और कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचने की वजह से क्या होगा, इनका प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा और ये धीरे धीरे कोलाइडल डायमेंशन होने की वजह से दे विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। प्रेसिपिटेटिंग मतलब ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, प्रेसिपिटेशन अक्सर सॉल्ट्स के लिए यूज करते हैं। ये इनको जम जाना और इनका जम कर धीरे 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 कोलाइडल सोल में नीचे सेटल कर जाना। अगर आपने एक कोलाइडल सोल लिया है ना, एक लायोफोबिक सोल है, और अगर आपने इसमें एक चम्मच ऐसे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, तो शुरुआत में जो कोलाइडल सोल था ये, इसमें अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो पाएंगे कि थोड़ी देर में, है ना, इसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वो ये ऐसी प्रक्रिया के थ्रू गुजरेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उनकी अपर जो फिक्स लेयर है उस पर चार्ज चिपक जाएगा, फिर वो उसको रिमूव कर देगा, पील ऑफ हो जाएगा, फिर दोनों के चीजों के कोर जो है वो दिखने लगेंगे, जो वॉन डेर वॉल अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे से चिपक कर बड़ा होने लगेगा, ग्रो करने लगेगा और फिर क्या कर जाएगा, कोएगुलेट कर जाएगा। कुछ ऐसा देखेंगे आप, थोड़ी देर में आप पाएंगे कि जो आपका कोलाइडल सोल है उसमें, है ना, नीचे एक थक्का सा जम गया है,
ठीक है ना, और ऊपर डिस्पर्जन मीडियम अलग है, ठीक है। ये जो है ये कोएगुलेटेड है, ये सामने ये आपका कोएगुलेटेड सोल है, कोएगुलेशन हो गया, ऊपर डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा, ठीक है। वापस भी इसको भेजने का तरीका है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन क्लियर है कि कोएगुलेशन आपको समझ में आएगा या फ्लॉक्युलेशन समझ में आएगा जब भी कोई लायोफोबिक सोल है, ठीक है। लायोफिलिक नहीं, क्योंकि लायोफिलिक में ध्यान दीजिएगा, लायोफिलिक सोल में ये जो अपर लेयर होती है वो सॉल्वेटेड होती है, ध्यान दीजिएगा। लायोफिलिक सोल में ये अपर लेयर सॉल्वेटेड होती है, वहां पे है ना फ्लॉक्युलेशन है ना इलेक्ट्रोलाइट डालने से नहीं होगा। लेकिन लायोफोबिक सोल में ध्यान दीजिएगा, लायोफोबिक सोल में इलेक्ट्रोलाइट डालने से है ना, लायोफोबिक सोल में इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोएगुलेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी अपर लेयर चार्ज होती है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चार्ज उस पर आकर चिपक कर उसको कोएगुलेट कर देता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोएगुलेशन किसे कहते हैं। अब कौन कौन से प्रोसेस है जिनसे कोएगुलेशन कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। तो आइए उसको भी देखते हैं कि ना कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे कोएगुलेशन हो जाता है सोल का, ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है। मेथड्स टू या process of coagulation of colloidal soul। अब पहला एग्जांपल क्या है इसका, पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, पहला प्रोसेस है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है इसको समझा जाए। आप, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप एक यू शेप का ट्यूब लेंगे और इसमें आप क्या करिए, कोलाइडल सोल भर दीजिए और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल दिया और इसको आप अगर बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो यहां ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एंड दिस विल बी व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपने एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल डाला हुआ है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल डाला हुआ है, तो होगा क्या, है ना, कोलाइडल पार्टिकल अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज डाला है, जैसे आप इसका स्विच ऑन करेंगे ये सारे पॉजिटिव चार्ज है ना धीरे धीरे मूव करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ठीक है, और यहां पर इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन पाकर डिस्चार्ज कर जाएंगे। अगर मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है ए, तो ये जो ए पार्टिकल है ये एक इलेक्ट्रॉन पाकर ए में बदल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे ही ये इससे टकराएगा है ना वो न्यूट्रल होके यहीं पर क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा। क्योंकि अब अगर वो न्यूट्रल हो गया है तो ऐसे जितने न्यूट्रल ए होंगे, ठीक है, मान लीजिए एक ए न्यूट्रल हुआ, फिर दूसरा ए न्यूट्रल हुआ, है ना, फिर तीसरा ए न्यूट्रल हुआ, अब क्या होगा, ये सब न्यूट्रल ए है, ये सब एक दूसरे को वॉन डर वॉल फोर्स के जरिए एक दूसरे को खींचना शुरू करेंगे और अगेन इनके बीच में ये चिपक कर कोलाइडल डायमेंशन से है ना बड़े हो जाएंगे, कोलाइडल डायमेंशन से बड़े हो जाएंगे और है ना प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, कोएगुलेट कर जाएंगे, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं, कोएगुलेट कर जाएंगे। ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से है ना चिपक जाएंगे और कोएगुलेशन होने लगेगा इनका, ये चिपक जाएंगे और दे विल कोएगुलेट, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके जरिए आप जो है ना कोएगुलेशन कैरी आउट कर सकते हैं। इन सबको मैं एक ही पार्टिकल मान रहा हूं और ये ग्रो करके कोलाइडल डायमेंशन से है ना बड़े हो चुके हैं और मैं इनको एक ही पार्टिकल मान रहा हूं और ये पार्टिकल सेटल कर जाते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन तो बिल्कुल एक ऑब्वियस तरीका है कोलाइडल सोल को कोएगुलेट करने का। कैसे, मैं बताता हूं। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन होता क्या है, सेकेंड चीज म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। आप जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड में एक कोर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चिपका होता है ना, मैंने अभी बताया पॉजिटिव चार्ज चिपका होता है ऐसा। इसका एक एग्जांपल मैं रियल लाइफ भी ले सकता हूं, FeOH होल थ्राइस जो है वैसा होता है,
OH होल थ्राइस Fe+3 है ना, Cl-, ये है। ठीक है, यहाँ पे कोर जो है FeOH होल थ्राइस का है और इसके ऊपर आयरन+3 चिपका हुआ है। मान लीजिए जो पॉजिटिव है ये आयरन+3 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आर्सेनिक सोल ले लूं, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ठीक है, तो As2S3 सोल जो होता है उस पे सल्फाइड चिपके होते हैं। ठीक है ना, आर्सेनिक सल्फाइड सोल पे है ना सल्फाइड चिपके होते हैं, साथ में कुछ भी हो सकता है ना, Na2S हो सकता है ना, ऐसे। तो इस पे नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज सोल है, इस पर नेगेटिव पार्टिकल्स चिपके होते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर ये सोल है और कहीं पर ये वाला सोल है, मैं डायग्राम बड़ा बना दिया मैंने। ठीक है, इस तरह के पार्टिकल का बना हुआ सोल है, कहीं इस तरह के पार्टिकल का बना हुआ सोल है। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो होगा क्या, दोनों एक दूसरे की, है ना, जैसे ये दोनों टकराएंगे, दोनों एक दूसरे की, है ना, अपर लेयर को क्या करते जाएंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये इससे टकराएगा डिस्चार्ज, ये इससे टकराएगा डिस्चार्ज, और लास्टली होगा क्या, इन दोनों को मिलाने पर दोनों एक दूसरे की अपर लेयर को डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि एक की लेयर पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरे की लेयर नेगेटिवली चार्ज है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों ऐसे मिलेंगे और बस ऐसे एक बार घूमेंगे तो जहां जहां एक दूसरे को टच करेंगे वो पार्टिकल्स जो है डिस्चार्ज करता चला जाएगा। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करके डिस्चार्ज होते जाएंगे और डिस्चार्ज होने का ये नतीजा होगा, डिस्चार्ज होने का ये नतीजा होगा कि इनका जो कोर है वो एक्सपोज हो जाएगा, FeOH होल थ्राइस As2S3। ठीक है, ये अपनी तरह के पार्टिकल्स से जुड़ना शुरू कर देगा, है ना, ऐसे ही पार्टिकल्स से जुड़ना शुरू करेगा और क्या करेगा, पूरा प्रेसिपिटेट कर देगा, है ना। आर्सेनिक भी जो है अपनी तरह के पार्टिकल्स से जुड़ना शुरू करेगा और क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो इस तरह का प्रेसिपिटेशन जहां एक सोल दूसरे सोल को प्रेसिपिटेट करता है उसको हम लोग म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन जो है इज coagulation of two souls which are oppositely charged, है ना, ऑपोजिटली जो चार्ज होते हैं उन सोल का, है ना, प्रेसिपिटेशन जो है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, तीसरा मेथड क्या हो सकता है कोलाइडल सोल के कोएगुलेशन का, तीसरा मेथड हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। ठीक है, कि डायलिसिस को आप जरूरत से लंबा कर दें, है ना, देर तक करने लगे तो उसे हम प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तो तीसरा मेथड हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए डायलिसिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है या पिछले लेक्चर में पढ़ाया होगा मैंने। ठीक है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया होगा कि कैसे आप प्यूरिफिकेशन करते हैं सोल का। ठीक है, उसमें मैंने एक डायग्राम बनाया था कि मान लीजिए ये एक रनिंग वाटर है या सॉल्वेंट मीडियम है और ये आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया हुआ है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हमने कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ढेर सारे, एक कोलाइडल सोल है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स है। ठीक है, इसके अंदर कई सारे कोलाइडल पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब होता क्या है, इन कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अच्छा, और यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक फ्लो रनिंग वाटर रखा है, वाटर यहां से, है ना, या डिस्पर्शन मीडियम यहां से वाटर ही ले लीजिए। ठीक है, वाटर जो है इधर से अंदर आएगा और यहां से वाटर जो है बाहर जाएगा। ठीक है, वाटर बाहर जा रहा है। अब होता क्या है कि आपको मालूम है बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लो है और अंदर जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, चाहे A- हो, चाहे B- हो, A+, B-, ऐसे। तो होगा क्या, वाटर के फ्लो करने से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करने लगेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स पास करने लगेंगे और ये बहते पानी में बह जाएंगे। लेकिन होगा क्या, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसके अंदर वो इस पानी में बाहर निकल जाएंगे और बह जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, अगर आपने डायलिसिस जारी रखी,
डायलिसिस जारी रखी तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद जब सारे ये पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे तब ये अपर लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो अपर लेयर के पार्टिकल्स हैं जो 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 एक फिक्स्ड लेयर के रूप में चिपके हुए हैं इसके ऊपर, ये पार्टिकल्स भी जो है, ये पार्टिकल्स भी अब थोड़ी देर में, जैसे मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इसके ऊपर चिपके हैं, जो इसको इसके फिक्स लेयर बनाते हैं, अब ये पार्टिकल्स भी जो यहां चिपके हुए हैं ये भी धीरे धीरे अब क्या करने लगेंगे, बाहर जाना शुरू कर देंगे। ये पार्टिकल्स भी धीरे धीरे बाहर जाने लगेंगे, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इनके पास भी वजह होगी बाहर निकलने, तो ये पार्टिकल्स भी धीरे धीरे इस सरफेस को छोड़कर, है ना, डायलिसिस की वजह से बाहर जाने लगते हैं। और बाहर जाते 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 क्या होता है, इसका कोर बच जाता है, और ऐसे कई कोर्स फिर आपस में क्या करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, और उनका साइज जो है ना बड़ा हो जाता है। मान लीजिए, है ना, ऐसे कोर अलग हो गया, फिर ये आपस में चिपक जाएंगे, इनमें वॉन्डरवॉल फोर्स होगा जिसके जरिए ये आपस में चिपक जाएंगे और कोएगुलेट कर जाएंगे। ठीक है ना, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डायलिसिस एक बहुत अच्छा मेथड है ना, क्या, कोएगुलेशन करने का। आइए चौथा मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड है बाय बॉइलिंग। अब बॉइलिंग करने से क्या होता है, बॉइलिंग से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है कोलाइडल पार्टिकल्स की। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग, अब होता क्या है, जब भी आप बॉइल करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूं कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स का की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये ऊपर जो रेड रंग से मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये फिक्स्ड लेयर है, आपको पता है फिक्स्ड लेयर क्या होती है ना, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर एक नेगेटिवली चार्ज आयन इस पर प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अब मान लीजिए कि ये दो जो है कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी बॉइलिंग की वजह से बहुत बढ़ गई, तो क्या होगा, ये बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने की वजह से, है ना, टकराने की वजह से इनकी जो पूरी अपर लेयर है ना, डिफ्यूज्ड जो फिक्स लेयर है वो टकराकर चूर चूर हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है ना, और ये दोनों सिर्फ ये बच जाएगा, कोर बच जाएगा, और कोर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और, है ना, धीरे 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 ग्रो कर जाएगा, बड़े पार्टिकल्स में ग्रो कर जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएंगे लोग एक दूसरे से, और ये क्या कर जाएगा, कोएगुलेट कर जाएगा। ठीक है, यहां पे कोएगुलेशन हो जाएगा। तो फंडा हर बार सेम है कि एक ही तरीका है क्या, कि अपर लेयर को किसी तरह से हटा दिया जाए। ठीक है, बॉइलिंग करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि इनके टकराने पर, है ना, इनका जो अपर लेयर, ये जो फिक्स्ड लेयर है, ये फिक्स्ड लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इस डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर इनके अंदर फिर वही वॉन्डरवॉल फोर्स लगने लगता है। ठीक है ना, वॉन्डरवॉल फोर्स लगने लगता है, और वॉन्डरवॉल फोर्स के जरिए ये दोनों ये सारे एक दूसरे से, है ना, बाइंडेड रहते हैं, है ना, सब में एक दूसरे के साथ, है ना, वॉन्डरवॉल फोर्स की टेंडेंसी होती है, और ये कोएगुलेट कर जाता है। ठीक है, तो ये कोएगुलेशन करने का, है ना, कोएगुलेशन, किसी भी सोल को कोएगुलेट करने का चौथा तरीका है। पांचवा तरीका है उल्टा, एक्सेस, है ना, कूलिंग करना। ठीक है ना, बाय कूलिंग। फिफ्थ प्रोसेस इज बाय कूलिंग। ठंडा करने से क्या होगा, ठंडा करने से, अब ध्यान दीजिएगा कि बाय कूलिंग करने से अक्सर लायोफिलिक सोल्स वगैरह जो है कोएगुलेट करते हैं। ठंडा करने पर, है ना, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है, तो लोग एक दूसरे के, है ना, अट्रैक्शन से, वॉन्डरवॉल फोर्स के जरिए एक दूसरे को बाइंड करते हैं। याद रखिएगा कि बॉइलिंग से लायोफोबिक सोल्स को कोएगुलेट करते हैं, कूलिंग से लायोफिलिक सोल्स कोएगुलेट होंगे, क्योंकि लायोफिलिक सोल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज नहीं है, लेकिन ये चिपक इसलिए नहीं रहते क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे से टकराकर बाउंस ऑफ कर जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप ठंडा करते जाएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो होती जाएगी, और तब इनके बीच का अट्रैक्शन जो है वो हावी होने लगेगा, और धीरे धीरे, है ना, चिपकने लगेंगे। पहले क्या था, अट्रैक्शन है
लेकिन लोग ऐसे सट सट एक दूसरे के अगल बगल से बहुत तेजी से निकल जाते थे अट्रैक्शन को सरपास करके। लेकिन जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी कम करते जाएंगे, इनका अट्रैक्शन में ये लॉक होते चले जाएंगे और पकते चले जाएंगे। ऐसा आप ना दूध पर जो मलाई जमती है उसको देखकर देख सकते हैं कि दूध जब गर्म होता है तो मलाई नहीं जमती है, लेकिन जैसे दूध ठंडा होने लगता है दूध के ऊपर है ना मलाई जमना शुरू हो जाता है, वो एक कोएगुलेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो बाय कूलिंग काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड अट्रैक्टिव फोर्स पहले भी था लेकिन इनएफेक्टिव था, अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स इफेक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स इफेक्टिव एंड कोएगुलेशन स्टार्ट्स। ठीक है, तो चीजें कोएगुलेट करना शुरू करती है ना। यू कैन सी लाइक है ना, ये आप देख सकते हैं ठीक है ऐसा। ठीक है, इतना काफी है ना। कूलिंग से काइनेटिक एनर्जी घट जाती है तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना बढ़ जाता है और है ना उससे कोएगुलेशन होना शुरू हो जाता है। आप दूध पर जो मलाई जमती है वो इसका एक है ना बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा है ना, क्रीम ऑन सरफेस ऑफ मिल्क। ठीक है, तो दूध जैसे जैसे ठंडा होता रहता है उसके सरफेस पे जो मलाई जमती है ना, वो भी इसका कूलिंग की वजह से ही होता है। तो काइनेटिक कूलिंग की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी घट जाती है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स अब इफेक्ट डालने लगता है ना, जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनएफेक्टिव हो गया था, कोएगुलेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, छठा और आखिरी प्रोसेस होगा है ना बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, के मैं है ना फ्रेश आपको बता दूं तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से होगा क्या। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से प्रोसेस नंबर 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जब भी आप डालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जब भी आप डालते हैं किसी भी लायोफोबिक सोल में, जो एक्सेस चार्ज पार्टिकल है, जैसे ध्यान दीजिए 6th बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोलाइडल सोल है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, मान लिया हमने। ठीक है, इस बर्तन को बनाने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं क्या होगा, मान लिया आपने इस पे एक इलेक्ट्रोलाइट डाला A+B-, तो जो भी ऑपोजिटली चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है और ये A+B- इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी इससे ऑपोजिट चार्ज होगा वो इस पे चिपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, और चिपकना शुरू हो जाएगा तो हो सकता है ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पे है ना चिपकता जाए। ठीक है ना, और चिपकते 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 क्या होगा, ऐसे चिपक जाएगा। अब होगा क्या, ये जो अपर लेयर है ये पूरी तरह से क्या कर गई है, डिस्चार्ज कर जाती है, और डिस्चार्ज करने की वजह से ये जो अपर लेयर है ये बिल्कुल हट जाती है, क्योंकि अब इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो इट हैज गॉट नो रीजन टू गेट स्टक ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोर। ठीक है, इस कोर के ऊपर चिपकने की कोई वजह इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी अपर लेयर हट जाती है। अब ऐसा सबके साथ होता है और ऐसे कई पार्टिकल्स अपर लेयर खो देते हैं और एक दूसरे से वॉन डर वाल फोर्स के जरिए जुड़ना शुरू करते हैं और इनका साइज जो है वो ग्रो कर जाता है, और है ना आप देखते हैं कि ये ग्रो करने की वजह से है ना प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्रो करते हैं और फिर इनका कोलाइडल डायमेंशन के ये बाहर चले जाते हैं और ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है इसका। ठीक है, तो फिर वही है ना वॉन डर वाल फोर्स के जरिए, ठीक है ना, वॉन डर वाल फोर्स के जरिए आपस में चिपकने लगते हैं और इन आपस में भी एक दूसरे को वॉन डर वाल फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करते हैं और चिपके रह जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको 6 तरीके बताए जिससे कोएगुलेशन होता है। मैं आपको फिर समराइज कर दूं कि कोएगुलेशन होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स का धीरे धीरे आपस में है ना किसी भी वजह से चिपक कर और क्या कर जाना है ना, भारी हो जाना और ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए सेटल कर जाना, कोएगुलेशन कहलाता है। कोएगुलेशन हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, कोएगुलेशन हम है ना म्यूचुअल ऑपोजिटली चार्ज दो कोलाइडल सोल्स को मिलाकर कर सकते हैं, जिसको हम लोग म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हम लोग डायलिसिस को अगर लंबा खींचे तो उनकी अपर लेयर भी
के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी डायलिसिस में बाहर हो जाते हैं और कोएगुलेशन शुरू हो जाता है। हम मैंने ये भी बताया कि बॉइलिंग करने से भी अपर लेयर है ना मॉलिक्यूल्स तेजी से टकराते हैं, अपर लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठंडा करने से जो है चीजों का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसकी डोमिनेंसी बढ़ जाती है या इफेक्टिव हो जाता है और कोएगुलेशन हो जाता है। और लास्ट में मैंने बताया कि आप अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे किसी सोल में है ना तो भी वो कोएगुलेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, अब इस कोएगुलेशन जो प्रक्रिया है इसको कैसे नापा जाए, ठीक है, कैसे इसको मेजर किया जाए कि किस इलेक्ट्रोलाइट की है ना कोएगुलेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी कम है ना। तो आइए उसको देखते हैं। कोएगुलेशन वैल्यू कहते हैं जिसे, कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है ना, तो ध्यान दीजिए। जैसे अगर एक कोलाइडल सोल है, ठीक है, एक कोलाइडल सोल है और इसमें आप एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट है। आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट डालते ही कोएगुलेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, इसमें डालते हैं। अब 1 लीटर किसी भी सोल को, 1 लीटर किसी भी सोल को है ना कोएगुलेट करने के लिए मिनिमम कितने मिलीमोल्स इस इलेक्ट्रोलाइट के डाले जाए वो इसकी कोएगुलेशन वैल्यू या है ना फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, क्या है ये, देखिए मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का 10 मिलीमोल लगता है 1 लीटर को कोएगुलेट करने में और किसी का 20 मिलीमोल लगता है 1 लीटर को कोएगुलेट करने में, ठीक है, तो है ना मिनिमम जो अमाउंट लगा है तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में लग रहा है उतना ही कोएगुलेशन करने के लिए। तो याद रखिए कोएगुलेशन वैल्यू एक तरह से मैं बताता हूं आपको, है ना, कोएगुलेशन वैल्यू कैसे नापते हैं। कोएगुलेशन वैल्यू जो है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट की होती है और कोएगुलेशन वैल्यू होता है मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड, है ना, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट added to coagulate 1 liter of solution, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है ना, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आप डालें और नीचे वॉल्यूम इन लीटर से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए इसका वॉल्यूम अगर V लीटर है तो और इसका X मिलीमोल लगा है ना, तो हो क्या जाएगा, V लीटर के लिए X मिलीमोल लगा तो 1 लीटर के लिए कितना लगेगा, 1 लीटर के लिए लगेगा X/V मिलीमोल लगेगा। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन ही है। 1 लीटर कोलाइडल सोल को कोएगुलेट करने के लिए कितना लग रहा है, X इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन या वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सोल इन लीटर। ठीक है, इसको कोएगुलेशन वैल्यू कहते हैं। इसका डेफिनेशन अगर कोई लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मिलीमोल्स required to coagulate 1 liter of a colloidal सोल। ठीक है, ऑफकोर्स कोलाइडल सोल जो होगा वो लायोफोबिक होगा, ये लायोफोबिक सोल ही जो है ना वो कोएगुलेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, ये कोएगुलेशन वैल्यू हो गया। अब इस चीज को आप ध्यान दीजिए, जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी लगेगी यानी वो उतना अच्छा कोएगुलेशन नहीं करता तभी उसकी वैल्यू ज्यादा लग रही है। क्योंकि जो चीज अच्छी होती है, जैसे आप दवाएं लीजिए, जो बहुत ही पावरफुल ड्रग्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम लगती है। या आप सांप के जहर को देख सकते हैं, अगर किसी सांप का जहर ज्यादा लगता है तो यानी कि उसकी जो पॉइजन वैल्यू है ना वो कम होगी। ठीक है, या जिस चीज की वैल्यू ज्यादा लगती है यानी वो कम पावरफुल है। जो चीज पावरफुल होगी उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी सी में ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही है, जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा होती है हम कहते हैं उसको कोएगुलेट करने की जो उसकी पावर होती है वो बहुत कम होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि कोएगुलेशन पावर जो होगा वो कहीं ना कहीं कोएगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं फिर बताऊं, जो चीज जितनी इफेक्टिव होगी
ठीक है ना, उसकी वैल्यू उतनी ही कम लगेगी। ध्यान दीजिएगा, जो चीज जितनी ज्यादा पावरफुल होगी वैल्यू कम लगेगी, है ना, यानी पावरफुल होना और उसकी वैल्यू दोनों चीजें क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कोएगुलेटिंग पावर इज इक्वल टू के टाइम्स कोएगुलेटिंग वैल्यू, यानी आप है ना कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए इज इक्वल टू के टाइम्स कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ ए, और ऐसे ही आप कोएगुलेटिंग पावर ऑफ किसी इलेक्ट्रोलाइट बी इज इक्वल टू के बाय कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ बी। आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, कोएगुलेटिंग पावर ऑफ ए बाय कोएगुलेटिंग पावर ऑफ बी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ बी बाय कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज मिल गई। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ये चीज समझ लिया कि कोएगुलेटिंग या फ्लक्चुएशन वैल्यू और पावर क्या होती है। कोएगुलेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसको भी जाना जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएगुलेशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएगुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएगुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोएगुलेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहली चीज है नेचर ऑफ सोल पे बहुत हद तक कोएगुलेशन डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सोल लायोफोबिक है तब तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से, है ना, इलेक्ट्रोलाइट डालने से वो कोएगुलेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा इसलिए क्योंकि लायोफोबिक सोल के ऊपर, है ना, जो फिक्स लेयर होती है वो चार्ज पार्टिकल्स की होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर मैंने सिखाया था वो है ना वो लेयर डिस्चार्ज कर जाती है और कोर बाहर आ जाता है। कोर्स आपस में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के जरिए चिपक कर बड़े हो जाते हैं और सेटल कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लायोफोबिक सोल तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोएगुलेट कर जाते हैं, फ्लक्चुएट कर जाते हैं, लेकिन लायोफिलिक सोल जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, लायोफिलिक सोल जो होते हैं, है ना, उनके अपर लेयर पर सॉल्वेंट चिपके होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं, और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट के डालने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद रखिएगा, लायोफिलिक सोल में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो अफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेचर ऑफ सोल पे कोएगुलेशन कैसे डिपेंड करता है मैंने बता दिया। लायोफोबिक सोल को आप इलेक्ट्रोलाइट डालकर कोएगुलेट कर सकते हैं, लेकिन लायोफिलिक सोल को आप इलेक्ट्रोलाइट डालकर नहीं कर सकते, क्योंकि लायोफोबिक सोल में चार्ज्ड पार्टिकल का फिक्स लेयर होता है, चार्ज का, है ना, चार्ज का फिक्स लेयर होता है, चार्ज का ना फिक्स्ड लेयर होता है, जबकि लायोफिलिक में सॉल्वेशन होता है, और सॉल्वेशन यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट से नहीं जाएंगे। दूसरी चीज है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आप डाल रहे हैं उस पर कैसे डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे, अगर आप दो एक जैसे कोलाइडल सोल ले लीजिए, यहां पे मैंने एक सोल लिया, ठीक उतनी ही मात्रा मैंने, है ना, इस यहां पे दूसरा सोल ले लिया, सेम टाइप का सोल है, मान लीजिए दोनों गोल्ड सोल है। ठीक है, दोनों गोल्ड सोल है। इसमें मैं एक टेस्ट ट्यूब से मैं NaCl डाल रहा हूं। इसे मैंने NaCl डाला 0.1 m, और इसमें एक टेस्ट ट्यूब से मैं एसिटिक एसिड डाल रहा हूं। ठीक है, CH3COOH डाल रहा हूं। ठीक है, आप पाएंगे कि ये जो NaCl है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये पानी में जाने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है, ये इसके अंदर जाएगा पूरी तरह, यानी 0.1 0 0 0 0.1 0.1 पूरा टूट जाए, तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं 0.2 m हो जाए। लेकिन एसिटिक एसिड के साथ क्या है, जितना आप लेंगे जरूरी नहीं कि वो पूरा टूटे, हो सकता है कि उसमें 10% टूटे, तो ये 0.01 0.01 बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे टोटल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.2 m है, जबकि यहां पे कितना है 0.02 m में इन दोनों को जोड़ रहा हूं। तो बराबर अमाउंट लेने पर भी इलेक्ट्रोलाइट के
बराबर अमाउंट लेने पर दोनों इलेक्ट्रोलाइट के आपको बराबर आयंस नहीं मिलते। यहां पे आपको आयंस कितने मिले? 0.2 m मिला, जबकि यहां पे आपको आयन कितना मिला? बहुत कम, 10 गुना कम, 0.02 m मिला। तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोएगुलेटिंग पावर जो होगी NaCl की वो ज्यादा होगी, है ना, इसके कोएगुलेटिंग पावर से ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि यहां पे ज्यादा कोएगुलेशन होगा क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं। ठीक है, या पावर मत कहिए, आप कह सकते हैं कि कोएगुलेशन जितना यहां होगा पहले केस में वो ज्यादा होगा जितना कोएगुलेशन यहां होगा। मैं इसको कोएगुलेशन 2 कह रहा हूं, जो कोएगुलेशन 1 कह रहा हूं। तो यहां जो इस कोलाइडल सोल में जो कोएगुलेशन होगा और इस कोलाइडल सोल में जो कोएगुलेशन होगा, ठीक है, यहां का कोएगुलेशन कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ आयंस कम है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो, है ना, कोएगुलेशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर? कि आपने सोल कैसा लिया है और दूसरा आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बल्कि मैं कह सकता हूं कि फॉर सेम कॉन्सेंट्रेशन मैं कह सकता हूं कि फॉर सेम कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट does more coagulation than weak electrolyte ठीक है, एक सेम कॉन्सेंट्रेशन अगर आप ले लीजिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा, है ना, कोएगुलेशन करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कोएगुलेटिंग पावर है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसको भी सीखा जाए। कोएगुलेटिंग पावर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, और इसको अच्छे से समझने के लिए एक रूल दिया गया है जिसको हार्डी-श्लज रूल कहते हैं। तो आइए, है ना, उसको देख लेते हैं। हार्डी-श्लज रूल से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अच्छा कोएगुलेशन करेगा, कौन सा नहीं करेगा, है ना, ये चीजें हम डिसाइड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हार्डी-श्लज रूल। हार्डी-श्लज रूल क्या कहता है, सीखा जाए। हार्डी-श्लज रूल क्या कहता है? हार्डी-श्लज रूल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं उनके ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा उतना उनकी कोएगुलेटिंग पावर जो है बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कोएगुलेटिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, चार्ज ऑन आयन। ठीक है, चार्ज ऑन आयन उस पर डिपेंड करता है कोएगुलेटिंग पावर। यही हार्डी-श्लज रूल का मतलब है। मतलब क्या? अगर आप एल्यूमिनियम आयन लेते हैं, कैल्शियम आयन लेते हैं और मान लीजिए आप, है ना, सोडियम आयन लेते हैं, तो आप विश्वास रखिए कि आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ऐसा। ठीक है, और कोएगुलेटिंग वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है तो इसकी मात्रा बहुत, है ना, अमाउंट बहुत कम लगेगा। इसलिए एल्यूमिनियम का कोएगुलेटिंग वैल्यू जो है कम होगी। किससे? कैल्शियम से। और कैल्शियम से की भी वैल्यू कम लगेगी। किससे? सोडियम से। क्योंकि सोडियम पावरफुल नहीं है इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो हार्डी-श्लज रूल क्या कहता है कि, है ना, मोर द चार्ज ऑन आयन greater is the coagulating power of that ion। ये बात सिर्फ और सिर्फ कैटायन के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, ये बात सिर्फ कैटायन के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, ये बात एनायन के लिए भी उतनी ही ट्रू है। मतलब क्या? अगर आप एनायन ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया FeCN6 4-, है ना, आपने लिया PO4 3-, आयन जैसा भी हो, डजंट मैटर। ठीक है ना, आयन जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उसके ऊपर चार्ज मायने रखता है। चूंकि इसके ऊपर चार्ज -4 है, इसकी कोएगुलेटिंग पावर जो है ना, वो सबसे ज्यादा होगी, फिर फॉस्फेट की, फिर क्लोराइड की। ठीक है, और अगर आप कोएगुलेटिंग वैल्यू की बात करेंगे, है ना, तो आप पाएंगे FeCN6 4-, फिर PO4 3-,
ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सल्फेट, SO4 2 माइनस, और फिर है ना क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हार्डी-स्लेज रूल क्या कहता है? हार्डी-स्लेज रूल कहता है कि सब पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोलाइट पर जितना अधिक चार्ज होगा है ना, उतना उसकी कोएगुलेटिंग पावर जो है ज्यादा होगी और वैल्यू कम लगेगी। अब बात कोएगुलेशन के बाद प्रोटेक्शन की जाए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स नेक्स्ट चीज है ना, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। कैसे कोलॉइड्स का प्रोटेक्शन किया जाता है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी कोलॉइड में अगर आप लायोफिलिक सोल डाल देंगे तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से। मैं क्या कहना चाहता हूं समझिए। मान लीजिए आपने ये एक सोल लिया, ये लायोफोबिक सोल है, मतलब ये इसमें इसके जो मेन पार्टिकल्स है उनके ऊपर फिक्स लेयर पे चार्ज है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है उसके फिक्स लेयर पे है ना चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। ठीक है, अब क्या आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालते हैं आप, A प्लस B माइनस, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इस पर चिपक कर कोएगुलेशन शुरू करने लगेगा। ठीक है, आपको पता है कैसे कोएगुलेशन होता है। आप अगर इस कोएगुलेशन को बचाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसमें एक लायोफिलिक सोल डाल दीजिए। ठीक है ना, आप इसमें लायोफिलिक सोल डाल दीजिए। ये मैं लायोफिलिक सोल कह रहा हूं, लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल कई तरह के हो जाएंगे, एग एल्ब्यूमिन हो जाएगा, या जिलेटिन हो जाएगा, या स्टार्च हो जाएगा, है ना, गम ऑफ अरेबिया हो जाएगा। तो लायोफिलिक सोल जैसे ही डालते हैं, ये लायोफिलिक सोल है ना जनरली विस्कस होते हैं, ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे। गाढ़ा है मान लीजिए, है ना, ऐसे ये जिलेटिन जो है, जिलेटिन आप सबने देखा होगा, जिलेटिन डाल दीजिए, जिलेटिन चिपक गया इसके ऊपर आके। तो होगा क्या, जैसे ही इसके अंदर के पार्टिकल है, आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, आप लायोफिलिक सोल डालेंगे, लायोफिलिक सोल उसके ऊपर चिपक जाएगा। अब अगर इस पे इलेक्ट्रोलाइट आकर चिपकता भी है माइनस, है ना, तब भी वो अपर लेयर को डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो मान लीजिए आके चिपकता भी है ना, तब भी ये इसको इसके अंदर की लेयर को ले जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक जिलेटिन की लेयर से उस पर चिपका हुआ है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट दोनों चार्ज का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जिलेटिन की लेयर है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे और ये अपर लेयर नहीं जा पाएगा। अगर अपर लेयर नहीं जाएगा तो ऐसे दो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये भी है ना, ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और कोएगुलेशन रुक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये मान लीजिए ऐसा है, मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। दो ऐसे अगर पार्टिकल हैं, है ना, इसके ऊपर कोएगुलेटिंग एक लायोफिलिक चीज का लेप लग गया है, और इसके ऊपर फिर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आ ही जाता है। ठीक है ना, आ ही जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चूंकि इसकी अपर लेयर ऐसी की ऐसे ही रह जाएगी, फिक्स लेयर चेंज नहीं होगी, रेड वाली जो फिक्स लेयर ऐसी होगी तो चिपकेगी, और ये ऊपर से चिपक कर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो इनमें फिर रिपल्शन जारी रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर ये आपने नहीं डाला होता और ये एक ऊपर लेयर नहीं लगी होती, तो इलेक्ट्रोलाइट डालते ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते, और डिस्चार्ज करने के बाद दोनों का अंदर का कोर आपस में चिपकता जाता और नीचे क्या कर जाता, सेटल कर जाता। ठीक है, सेटल कर जाता। लेकिन यहां पे हुआ क्या, यहां पे इस प्रोटेक्टिव कोलॉइड की वजह से ये ऊपर चिपके तो सही, पर इस लेयर को हटा नहीं पाए, इससे दोनों कोलॉइडल पार्टिकल एज इट इज रहेंगे, चिपकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको डालने से, लायोफिलिक सोल को डालने से, इन दोनों का आपस में चिपकना बंद हो गया, और कोलॉइडल पार्टिकल कोएगुलेट कर जाना चाहिए था इलेक्ट्रोलाइट डालने पे, वो कोएगुलेट नहीं करता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, इसको तो आपने प्रोटेक्शन का तो फिनोमेना समझ लिया। ठीक है, आप याद रखिएगा कि लायोफिलिक सोल जो यहां पे मैंने यूज किया है,
इसके जगह पे मैं जिलेटिन यूज कर सकता हूं, स्टार्च यूज कर सकता हूं, एग एल्ब्यूमिन यूज कर सकता हूं, गम अरेबिया यूज कर सकता हूं, ठीक है, गम अरेबिया यूज कर सकता हूं। तो क्या यूज करता हूं, जिलेटिन यूज कर सकता हूं, एग एल्ब्यूमिन, गम अरेबिया, स्टार्च, है ना, सोडियम कैसिनेट, सोडियम केसिन प्रोटीन से बना ना, केसिनेट भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है ना, यहां पर लायोफिलिक सोल के रूप में यूज की जा सकती है। तो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म तो समझ गए, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके कोलॉइड को किसी इलेक्ट्रोलाइट से अगर खतरा है, तो आप उस लायोफोबिक सोल में थोड़ा सा लायोफिलिक सोल मिला दीजिए। लायोफोबिक सोल में लायोफिलिक सोल मिला देने से, है ना, उसके फिक्स लेयर पे एक कोट चढ़ जाती है और उस पे इलेक्ट्रोलाइट का खतरा खत्म हो जाता है। प्रोटेक्शन जो यहां पे लायोफिलिक सोल से मिल रहा है, इस प्रोटेक्शन को भी नापते हैं और उसको नापकर, जैसे कोएगुलेशन का पावर और वैल्यू होती है, वैसे प्रोटेक्शन की भी पावर और वैल्यू होती है। पर प्रोटेक्शन की पावर और वैल्यू को हम लोग प्रोटेक्टिंग पावर ना कह के गोल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग वैल्यू को हम लोग प्रोटेक्टिंग वैल्यू ना कह के गोल्ड नंबर कहा जाता है। तो आप देखिए गोल्ड नंबर क्या होता है। गोल्ड नंबर है, एक तरह से ध्यान रखिएगा कि इट इज प्रोटेक्टिंग वैल्यू, ठीक है, प्रोटेक्टिंग वैल्यू है, समझिएगा। 1 लीटर, है ना, आप क्या करिए, है ना, 10 ml गोल्ड सोल ले लीजिए आपने यहां पे, सॉरी 1 लीटर नहीं, 10 ml गोल्ड सोल ले लीजिए, ठीक है। आपने 10 ml गोल्ड सोल ले लिया, ठीक है। अब आप इसमें NaCl डालिए, ठीक है, NaCl डालिए। NaCl कितना, NaCl जो है ना, वो 1%, 10%, है ना, NaCl है, मास बाय मास 1 ml, ठीक है। तो 10 ml गोल्ड सोल में अगर आप ना 10% 1 ml NaCl डालते हैं, वो कोएगुलेशन शुरू कर देगा। अब आप प्रोटेक्टिंग कोलॉइड डालेंगे ताकि ये जो घटना घट रही है रुक जाए, ठीक है। इसका वेट जितना मिलीग्राम में लग जाए, मान लीजिए x मिलीग्राम लेने पर इस प्रोटेक्टिंग कोलॉइड को, ध्यान दीजिएगा कि ये एक लायोफिलिक सोल है, लायोफिलिक सोल है, और इसको प्रोटेक्टिंग कोलॉइड भी कहते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलॉइड भी कहा जाता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, 10 ml गोल्ड सोल है, 10 ml गोल्ड सोल में 10% 1 ml NaCl डालने पर कोएगुलेशन शुरू हो जाएगा। उस कोएगुलेशन को रोकने के लिए मुझे जितना मिलीग्राम लायोफिलिक सोल डालना पड़ेगा, प्रोटेक्टिंग कोलॉइड डालना पड़ेगा, वो उसका गोल्ड नंबर हो जाए। समझ में आ रही बात है ना, वो इसका गोल्ड नंबर हो जाए, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि गोल्ड नंबर, अगर ये स्टार्च है, अगर ये स्टार्च है और इसका मुझे 25 मिलीग्राम लगा, 25 मिलीग्राम लगेगा, तो मैं कहूंगा स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना है ना, 25 है। फिर से बताऊं, गोल्ड नंबर इज द मास इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू स्टॉप कोएगुलेशन ऑफ ml ऑफ गोल्ड सोल। अच्छा, गोल्ड सोल जो होता है स्टैंडर्ड, वो गोल्ड सोल जो स्टैंडर्ड होता है उसमें 0.0053 से 0.0058% गोल्ड होता है, ठीक है, वेट बाय वेट होता है, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि वो गोल्ड सोल जो है प्रोटेक्ट हो गया? अगर गोल्ड सोल प्रोटेक्ट नहीं होगा तो रेड से किस कलर का हो जाएगा, कोएगुलेट होने पे ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कितना मिलीग्राम एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड का डाला जाए ताकि 10% 1 ml जब हम NaCl डालें किसी गोल्ड सोल में, जो कि गोल्ड सोल 10 ml है और इतना परसेंट है, तो उसका रेड कलर ब्लू में चेंज होने से बच जाए, ठीक है। सफिशिएंट डाला जाए ताकि कलर जो है चेंज होने पे बच जाए। इतने मिलीग्राम को उस लायोफिलिक सोल का हम गोल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जितना इसकी मात्रा ज्यादा लगेगी उतना ये पुअर प्रोटेक्टिंग पावर होगी इसकी। क्यों? क्योंकि किसी चीज की अगर ज्यादा मात्रा लग रही है
ठीक है, तो मतलब उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम है। तो गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिंग पावर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रोटेक्टिंग power of any colloid is inversely proportional to protecting value, पर protecting value को protecting value ना कह के क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर ऑफ दैट प्रोटेक्टिंग colloid कहा जाता है। प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर कहा जाता है। ठीक है, मेरे पास एक गोल्ड नंबर की पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, आशा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से बता दूं, 10 ml गोल्ड सोल इतना %, NaCl डालते इसको रेड से ब्लू में हो जाना चाहिए था, चेंज कर जाना चाहिए था। रेड मींस गोल्ड सोल, ब्लू मतलब कोएगुलेशन हो गया। ये ना हो इसके लिए कितना मिलीग्राम मैं प्रोटेक्टिंग कोलॉइड डालूं, जितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिंग कोलॉइड डालूंगा वो उसका गोल्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड नंबर एक तरह से प्रोटेक्टिंग वैल्यू ही है, और जितनी वैल्यू किसी चीज की ज्यादा लगती है मतलब वो उतना कम पावरफुल है, तभी तो ज्यादा डालना पड़ रहा है उस काम को कराने के लिए। ठीक, अच्छा, अब अगर आप प्रोटेक्टिंग वैल्यू की बात करते हैं, अगर आप प्रोटेक्टिंग वैल्यू की बात करते हैं, अगर आप प्रोटेक्टिंग वैल्यू यानी गोल्ड नंबर की बात करते हैं, तो मैं यहां मेरे पास यहां पे लिस्ट है कि प्रोटेक्टिंग कोलॉइड और गोल्ड नंबर की एक लिस्ट है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग कोलॉइड और गोल्ड नंबर की लिस्ट है। जिलेटिन अगर आप यूज करते, जिलेटिन बहुत अच्छा इसका प्रोटेक्टिंग पावर होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत कम लगती है। ये 0.005 से 0.01 मिलीग्राम लगता है, तो ये इसका गोल्ड नंबर हो जाए। गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज 0.005 टू 0.001। हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन 0.03 से 0.07 लगता है ना, ये इसका गोल्ड नंबर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा एग एल्ब्यूमिन 0.1 से 0.2 मिलीग्राम लगता है। ठीक है, ठीक है, ये गम अरेबिया इसके बाद हो जाएगा। गम अरेबिया कितना हो जाएगा इसका, 0.15 मिलीग्राम से 0.25 मिलीग्राम, ये इसका गोल्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में डेक्स्ट्रिन है 6 से 6.2 गोल्ड नंबर हो जाएगा। और इसके बाद स्टार्च आप ले लीजिए, स्टार्च का गोल्ड नंबर हो जाएगा 20 से 25 मिलीग्राम। ठीक है, ये इसका गोल्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स के है ना गोल्ड नंबर्स की वैल्यू रख दी है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं सबसे अच्छा है ना प्रोटेक्टिंग जो कोलॉइड है वो जिलेटिन होगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ही ये वो काम कर जाएगा। ये सिर्फ 0.005 मिलीग्राम में वो काम करता है, जिसके लिए स्टार्च का 25 मिलीग्राम लगता है। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं कि है ना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है प्रोटेक्टिंग वैल्यू नापने का। गोल्ड नंबर के अलावा लोग चीजों को कॉन्गो रूबिन नंबर के टर्म्स में भी नापते हैं। ठीक है, कॉन्गो रूबिन नंबर भी गोल्ड नंबर का अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गोल्ड नंबर हम लोगों ने यहाँ पे नापा था है ना, गोल्ड नंबर से प्रोटेक्टिंग वैल्यू मिलती है। गोल्ड नंबर को गोल्ड नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कोलाइडल सोल लिया गया था वो गोल्ड सोल लिया गया था। कई बार इसकी जगह पर कॉन्गो रूबिन डाई ले लेते हैं। ठीक है, और NaCl की जगह आप KCl ले लेते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आती है वो कॉन्गो रूबिन नंबर कहलाती है। कॉन्गो रूबिन नंबर कोई नंबर नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, वो एक तरह से गोल्ड नंबर जैसा ही सेम प्रोटेक्टिंग वैल्यू देने वाला है ना एक पैरामीटर है कॉन्गो रूबिन नंबर। कॉन्गो रूबिन नंबर क्या होता है? कॉन्गो रूबिन डाई ले लीजिए, एक तरह का कोलॉइड है। ठीक है, एक तरह का कोलाइडल सोल है। ठीक है, तो कॉन्गो रूबिन डाई ले लीजिए और उसका 100 ml ले लीजिए। ठीक है, 100 ml ले लीजिए, 0.01%
कॉन्गो रूबिन डाई ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप KCl डालिए, KCl 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट ले लीजिए, ठीक है, 0.16 इक्विवेलेंट्स ले लीजिए KCl का। KCl यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, अब प्रोटेक्टिंग कोलॉइड का कितना मिलीग्राम, अब ये अगर प्रोटेक्टिंग कोलॉइड है, प्रोटेक्टिंग कोलॉइड का मान लीजिए W मिलीग्राम लगता है, तो मैं कहूंगा कि कॉन्गो रूबिन नंबर जो है इस प्रोटेक्टिंग कोलॉइड का W हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल गोल्ड नंबर जैसे ही मिलता जुलता सा है, यहां पे गोल्ड था, यहां पे कॉन्गो रूबिन नंबर हो जाएगा, यहां पे NaCl था, यहां पे KCl हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड नंबर के केस में बाकी यहां पे मिलीग्राम है और वहां पे भी जो है मिलीग्राम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कॉन्गो रूबिन नंबर इज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिंग कोलॉइड रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम टू स्टॉप कोएगुलेशन of 100 ml 0.01% Congo Rubin dicolloidal sol when 0.16 milli equivalent या 0.16 gram equivalent of KCl is added to the colloidal sol, ठीक है। तो यहाँ पे Congo Rubin नंबर जो हो जाएगा वो W हो जाएगा, ठीक है, W हो जाएगा, W Congo Rubin नंबर हो जाएगा ये W। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने है ना काफी चीजों पे बातचीत की। हम लोगों ने इस लेक्चर में है ना कोएगुलेटिंग वैल्यू, कोएगुलेटिंग पावर और कोलॉइडल सोल्स के तमाम प्रॉपर्टीज पे ही बातचीत की है। प्रॉपर्टीज की लिस्ट बड़ी लंबी रही है। हम लोगों ने है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हेट्रोजेनिटी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिल्ट्रेबिलिटी, ठीक है, बहुत सारे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं, है ना, और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या होता है, फ्लक्चुएशन क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, तमाम चीजों पे बहुत ही डिटेल बातचीत की है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं 2-3 चीजों पे। पहला है ना कोलॉइडल सोल्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे, मिसाइल्स पे बात करेंगे, ठीक है, और हम लोग जो है जेल्स पे बात करेंगे और इमल्शंस पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।